I have every reason to believe that when history is written of this period, we will come out unscathed. History will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. नमस्कार दोस्तों अभी शुरुआत में जो आपने वीडियो देखा वो 3 जनवरी 2014 का था, जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। ये वो समय था जब मीडिया आज़ाद थी और देश के जो सबसे ताकतवर आदमी थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन पर दिन रात आरोप लगते थे, एक के बाद एक स्कैम के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह घबराते नहीं थे और उन्होंने हर एक सवाल का जवाब जो है खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। 2026 में तो हम इसे एक सपना ही मान सकते हैं कि जब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब में है तब भी वो मीडिया के सामने आकर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन 2014 से पहले इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जब दिन रात उनके सरकार की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। जब आगे जाकर आप इस समय को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं और मेरी सरकार जो है उन्होंने सब कुछ सही किया है। 2026 में इस पर इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मनमोहन सिंह की मौत के 2 साल बाद और 11 साल हो चुके हैं जब एक जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने प्रधानमंत्री उस समय को जो थे मनमोहन सिंह, उन्हें कोल ब्लॉक अलॉटमेंट केस में समन किया था। इसके 11 साल बाद और मनमोहन सिंह की मौत के 2 साल के बाद बुधवार के दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें मनमोहन सिंह को अलेज्ड कोल स्कैम केस में क्लीन चिट मिल गई है। दोस्तों आप सोचिए 2014 में ये देश के सबसे ताकतवर आदमी थे लेकिन उस समय भी इन्होंने मीडिया के ऊपर कार्रवाई नहीं की। पूरे प्रोसेस को इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से भरोसा जताया और उनकी मौत के 2 साल बाद ही सही मनमोहन सिंह को अब कोल स्कैम में, जो एक अलेज्ड कोल स्कैम था, तथाकथित कोल स्कैम था, उसमें क्लीन चिट मिल गई है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और आपको बताऊं कि आज हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 2015 में मार्च महीने में एक स्पेशल कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इसी कोल स्कैम में समन किया था। इसमें यह कहा गया था कि 2005 में जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और कोल मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो था उनके पास था, तब ये एलिगेशंस, उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कुछ कंपनीज को इसमें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तालाबिरा कोल ब्लॉक 2 जो ओडिशा में मौजूद है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है जिसकी वजह से इस देश को करोड़ों का नुकसान हुआ है। 2026 में हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी को सब कुछ दे दिया जाता है। क्या पोर्ट, क्या एयरपोर्ट, क्या ज़मीन, क्या धारावी, सब कुछ एक आदमी को दिया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इसे स्कैम कहा जाए। लेकिन 2014 से पहले मीडिया जब आज़ाद थी तब आंख में आंख मिलाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था कि आपने स्कैम किया है। अब उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन आज हम इस पर इसलिए दर्शकों बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इस सरकार में आने में और ये 12 साल जो हो चुका है उसमें गोदी मीडिया ने और उस समय किस तरह से झूठ फैलाया गया था, आज हम उस पर बात करें। केवल ये 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो या फिर अब ये कोल स्कैम हो, इसमें आगे जाकर पता चलता है कि ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं था। बाद में पता चलता है कि ऐसे कोई सबूत विपक्ष के पास मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि एक के बाद एक सब चीज़ इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ सके और उसके बाद इस देश की जो लोकतंत्र है उसे बर्बाद किया जा सके। ये एक और सबूत है कि 2014 से पहले ही हमारे कई सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें मीडिया भी शामिल है उसमें RSS के लोग बड़े बड़े जगह पर मौजूद थे और उन्होंने ही मदद की नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सत्ता में लाने की। आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे दर्शकों। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों आज के कहानी की शुरुआत 2026 से ही करते हैं, जब विपक्ष के लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, पार्लियामेंट में वो हंगामा करते हैं, तब मीडिया में और सरकार के लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लोग सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं, इस देश के डेवलपमेंट में एक तरीके से बाधा डाल रहे हैं। लेकिन 2014 से पहले की कहानी अलग थी। तब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब तो इनके अरुण जेटली कहते थे कि विपक्ष का काम ही है
कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट किया जा सके, और तब जब सरकार इनसे बातचीत के लिए उन्हें बुलाती थी तब वो आते नहीं थे और कहते थे कि हम सीधा इस्तीफा चाहते हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उस समय जब आरोप लगे थे कोल स्कैम का, तब आप 7 सितंबर 2012 के सुषमा स्वराज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट में बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया है, लेकिन हमें बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार चाहती थी हम चर्चा कर लें, लेकिन हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि हम चर्चाओं का हश्र देख चुके हैं, हम सीधे चर्चा नहीं करेंगे। हमने अपनी 3 मांगे रखी कि प्रधानमंत्री इसके लिए कोयला मंत्री होने के नाते सीधे जिम्मेदार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, तमाम कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाएं और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच इस घोटाले के लिए बैठाई जाए। अपने पद का इस्तेमाल करके, अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके जो नाम आ रहे हैं उनकी आंच सीधे इनके घर तक जा रही है, और सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके हस्ताक्षरों के नीचे ये कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इसलिए आसानी से ये छूटने वाला मामला नहीं है। ये भी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होंगे और जब नीलाम होंगे तो 1,86,000 करोड़ नहीं, शायद 2 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व देश के खजाने में आएगा। दोस्तों सुना आपने, बातचीत में इंटरेस्ट नहीं है, इस्तीफा देना होगा, और अंत में क्या कहा, 2 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की तिजोरी में आते। अब जब मैं इस सब चीज को एनालाइज कर रहा हूं तो ये समझ में आया, इन्होंने बार बार ऐसे ही हमें बड़े बड़े सपने दिखाए और हम उस सपने में फंसते आ गए। अब इसमें कहा गया 2 लाख करोड़ आएगा, रामदेव कह रहे थे काला धन आएगा, मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, वो कह रहे थे आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए एक एक के अकाउंट में आएंगे। क्या इसमें से कोई भी चीज हुआ? जवाब है नहीं। अब तो जब क्लीन चिट भी दे दिया गया है तो क्या ये माना जाए कि सुषमा स्वराज 2012 में झूठ बोल रही थी और जब सरकार उनसे बातचीत के लिए बुला रहे थे तब वो वहां पर नहीं आ रहे थे? उस समय केवल सुषमा स्वराज नहीं, अन्ना हजारे एंड कंपनी भी इस देश में नरेंद्र मोदी को लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। अलग अलग स्कैम्स के बाद जिस तरह से आंदोलन हुए और एक पूरा लोकपाल का बहाना देकर बड़ा आंदोलन किया गया, उसमें जब इस पूरे मामले में मैं कोल स्कैम पर रिसर्च कर रहा था तब अन्ना हजारे से जुड़ी हुई एक खबर भी सामने आई, जिसमें न केवल अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की बात की, बल्कि अगर उस रिपोर्ट को आप आगे देखें तो उसमें अन्ना हजारे से उस समय के राइजिंग स्टार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया था कि क्या नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं। तो इस पर अन्ना हजारे ने जवाब दिया था कि उनके पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे वो ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं। क्या आप सोच सकते हैं, उस समय हमने देखा था गुजरात दंगे हो चुके थे, प्रधानमंत्री अब जो है नरेंद्र मोदी, उनकी छवि किस तरह से थी, यूएस ने उनके ऊपर एक तरीके से पाबंदी लगा दी थी, मुसलमानों को लेकर उनके बयान सामने थे, लेकिन उस समय अन्ना हजारे को नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कम्युनल हैं, उनके पास इसके कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे। ये रिपोर्ट अपने आप में एविडेंस है दोस्तों कि किस तरह से एक के बाद एक विपक्ष ने स्कैम तैयार किए, मीडिया ने उस स्कैम को आगे बढ़ाया, अन्ना हजारे एक तरीके से नए गांधी बन गए और हमने हमारी सत्ता जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दी, इस तरह के अलेज्ड स्कैम्स के नाम पर ही। और इसमें मेरी भूमिका भी रही है। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर करप्शन के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ मैं भी खड़ा हुआ था। उस समय मीडिया ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया, इसलिए आज ऑन रिकॉर्ड मनमोहन सिंह सरकार से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने विरोध किया, इसलिए क्योंकि मैं बेवकूफ़ बन चुका और इनकी ओर से जिस तरह से ये झूठ फैलाया जा रहा था उसका एक तरीके से मैं शिकार बन चुका। और ये केवल कोल स्कैम की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं आज आपको बहुत सारे सबूत देने वाला हूं जिससे हमें पता चल सके कि किस तरह से एक के बाद एक सभी जो मामले थे उसे मैन्युफैक्चर किए गए थे। कोल स्कैम में हमने आपको बता दिया कि किस तरह से मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई। आइए उस समय के और स्कैम्स देखते हैं और आगे जाकर क्या हुआ उसकी बात करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे पूरी चीज़ें एक सोची समझी साजिश थी। अगर ये अभी के समय होता तो कहा जाता कि विदेशी हाथ ने ये किया है। बहरहाल उस पर आगे बात करेंगे। 2G स्कैम की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेलीकॉम मिनिस्टर थे ए राजा और उन पर आरोप लगाया गया था कि उस समय उन्होंने 122 लाइसेंस जो है उसके ऑक्शन की गई थी, लेकिन उस समय 2001 के जो रेट चल रहे थे उसके आधार पर ऑक्शन किया गया था, ना कि 2010 के रेट पर। और इसे बहुत बड़ा स्कैम बताया गया था। ये कहा गया था 1,76,000 करोड़ का ये स्कैम है।
1.76 लाख करोड़ का ये स्कैम है, इस तरह से बताया गया था। और अखबार उस समय की इस हेडलाइन को देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, 176 के बाद 0 कितने जीरो लगाए गए हैं और ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या अब इतनी हिम्मत किसी भी अखबार की होगी 2026 में कि स्कैम की बात तो छोड़िए, जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं कोई हेडलाइन बने। जब तक राम मंदिर के ऊपर विपक्ष तो दिन रात बात कर रहा था, लेकिन जब तक योगी आदित्यनाथ ने बात नहीं की, एक चू तक नहीं निकला बहुत सारे लोगों से। लेकिन उस समय का मीडिया दोस्तों अलग था और यहीं से हमने देखा दोस्तों कि अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन आगे जाकर हुआ क्या। ये जो इतना बड़ा 176,000 वाला इन्होंने जो पूरा हेडलाइन दिया था, उसमें 2017 में ए राजा हो, कनिमोली हो या और लोग हो, उन सभी को 2G स्कैम केस में वो सभी एक्विट हो गए। और उसमें जब आप उस रिपोर्ट को देखें जब जिसमें इन्हें एक्विट किया गया था, उस समय को जो जज थे OP सैनी, उन्होंने कहा द ऑपोजिशन फेल्ड मिजरेबली टू प्रोवाइड एविडेंस। यानी विपक्ष जो उस समय बढ़ चढ़कर ये सारे बात कर रहा था, आरोप लगा रहा था, उनके पास जरा भी एविडेंस मौजूद नहीं था, जरा भी सबूत वो नहीं ले आ पाए जिसके आधार पर हम कह सके कि ये स्कैम हुआ है। लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी थी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ले लिया था, कर्टसी टू अन्ना हजारे। यही नहीं, हम कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम की भी बात करते हैं। सुरेश कलमाड़ी और बाकी लोगों पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। यह कहा गया था कि कई 100 करोड़ का जो है यहाँ पर घोटाला किया है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि 2025 में अप्रैल में ईडी ने कलमाड़ी और बाकी को इसी मामले में क्लीन चिट दे दिया गया। और फिर से अगर आप इसके जो अदालत की ओर से जो पूरा मामला सामने आया, उसमें नोट किया गया है, नो ऑफेंस वॉज फाउंड डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन बाय ईडी। ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी यहाँ पर सबूत नहीं मिला। तो ये एक के बाद एक, चाहे कोल स्कैम हो, 2G स्कैम हो या CWG स्कैम हो, ये 3 स्कैम एक तरीके से, जिस तरह से ये स्कैम भी नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलेज किया गया स्कैम जो फ्रॉड निकला, उसमें जब आगे कार्रवाई हुई तो पता चला कि निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ले चुके। 2014 में सत्ता परिवर्तन हो चुके। और भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। स्कैम तो रही एक बात, दूसरी बात बताता हूँ जिससे इन्होंने इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। मुंबई में जब 26/11 हमला हुआ था, तब आतंकवादी अजमल कसाब जो है उसे जिंदा पकड़ा गया था। और ये मनमोहन सिंह सरकार की बहुत बड़ी जीत थी कि पाकिस्तान की जो छवि है दुनिया के सामने उन्होंने ला दी थी कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों को पाला जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर तरह नहीं कि अमेरिका बताता है सीज फायर करने के लिए कि क्या किया जाता है। उस समय मनमोहन सिंह ने एक सबूत पेश किया था और पूरी दुनिया जो है उसने अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उस समय के जो वकील थे उज्जवल निकम, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सरकार अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती है। इस तरह से सरकार की छवि खराब की गई, जबकि भारत ने अपनी छवि दुनिया भर में मनवाई थी। 2008 में बड़ा दुनिया भर में हमने देखा कि किस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही थी, पूरे जो इकोनॉमी थे वो बर्बाद हो रहे थे। भारत में हुआ नहीं। उसके बाद 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती आरोप लगाया गया कि ये सरकार अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती है। और बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या कहा गया? उसके बाद खुद उज्जवल निकम ने कहा है, और आप सबूत देखिए, कि उन्होंने इसे फैब्रिकेट किया, उन्होंने झूठ बोला। क्या आप आज सोच सकते हैं कि कोई इस सरकार के खिलाफ कुछ भी झूठे बयान दे और वो जेल की सलाखों के पीछे ना हो? लेकिन 2014 के पहले यही हुआ। और इस तरह से कभी कुछ भी इस सरकार में अच्छा हो तो एक के बाद एक फैब्रिकेट किया गया, कहीं पर झूठ बोला गया, कहीं पर विपक्ष ने पूरा वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तैयार किए गए, आपको बेवकूफ़ बनाया गया। कभी कहा गया 2 लाख करोड़ आएंगे, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। ये करते करते हम सभी को बेवकूफ़ बनाया गया। और इसलिए शायद मनमोहन सिंह को पता था कि आज नहीं तो कल सच्चाई जो है लोगों के सामने आएगी, इसलिए उन्होंने कहा था हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। और वही होता हुआ दर्शकों अब नजर आ रहा है। अन्ना हजारे भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं और उतना ही जिम्मेदार है गोदी मीडिया। अब ये मीडिया तब भी चुप रहती है जब छात्रों को न केवल लाठीचार्ज होते हैं, पैलेट गन चलाए जाते हैं, कहीं कहीं पर तो AK-47 चलाने की भी बात सामने आई है। इसके बावजूद इनकी जो चुप्पी है वो नहीं जाती है। राम मंदिर में घोटाला होता है, ये मीडिया जो है चुप रहते हैं। लेकिन उस समय के देश के प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो आंख में आंख मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर सवाल का जवाब देते थे, क्योंकि उनके पास जवाब मौजूद थे।
अब क्योंकि जवाब मौजूद नहीं होते हैं तो मीडिया को ही खरीद लिया गया है, अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया गया है। ना कोई स्कैम की चर्चा होती है, ना पेपर लीक की चर्चा होती है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दें तो देश के लिए कैसा अच्छा था, नरेंद्र मोदी का कैसे मास्टर स्ट्रोक था, उसकी बात होती है। लेकिन आप अगर इससे आगे आएंगे तो आपको अभी समझ में आएगा दर्शकों कि आरएसएस की जड़ें कितनी अंदर तक मौजूद थी। बाद में पता चलता है कि उज्ज्वल निकम के भाजपा के कनेक्शन सामने निकलते हैं। महाराष्ट्र में उन्हें बहुत महान वकील माना जाता था कि अरे कितने महान हैं। असलियत जो है वो बाद में आती है कि बीजेपी के कहने पर जिस कांग्रेस सरकार ने इन्हें लड़ने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया था, उनके ही खिलाफ ये बोलते हुए नजर आए थे। मीडिया में कितने आरएसएस के लोग फैले हुए हैं या आप अभी समझ सकते हैं कि 2014 से पहले ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हर चीज़ को स्कैम कहते थे, दिन रात उसके बारे में बातचीत करते थे। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी हो, इस देश के युवा हो, दिन रात जब ये आंदोलन कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने ब्लैकआउट किया था। इसलिए बुधवार को ये जो क्लीन चिट मिला है उसके बारे में बात करने की ज़रूरत थी। माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी मनमोहन सिंह से कि आपने जो उस समय किया और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ़ लोगों को बनाया, वो सभी बातें जो है सामने लाने की दर्शकों को ज़रूरत थी। इसलिए आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने ये जो पूरे फैब्रिकेटेड मुद्दे थे उसे सामने लाना चाहता था। अब अन्ना भी चुप हैं, मीडिया गोदी हो चुकी है और इस देश के लोकतंत्र के बारे में क्या कहें। ना कोई सवाल, ना कोई अकाउंटेबिलिटी, ना कोई जवाबदेही। अमित शाह से सवाल पूछो तो वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होते हैं और राहुल गांधी को बात करने से रोक दिया जाता है। इसलिए मुझे लगा ये अच्छा समय है बताने के लिए कि किस तरह से 2014 में केवल झूठ और झूठ के बेसिस पर ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और अब भले ही 10-12 साल क्यों ना लग गए हों, इनकी असलियत सामने आ रही है और इस देश का युवा एक बार फिर से सड़कों पर है। इसलिए मनमोहन सिंह ने जो कहा हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, वो वाले बयान से ही मैंने इस वीडियो की शुरुआत की और अंत में ही एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता था या आप सुन ले, क्योंकि वीडियो तो मैं आपको शुरुआत में ही दिखा चुका हूँ। मनमोहन सिंह ने जो बातें कही हैं, एक एक बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। आप क्या सोचते हैं जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें। अगर अब भी आपने मेरे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे कई सारे वीडियोस करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।